हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका फ्रेंड एडवोकेट गितेश चंद्रा और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो लेकर के आया हूं। तो इस वीडियो को आप लगातार देखेंगे तो बहुत कुछ जान पाएंगे, बहुत कुछ समझ पाएंगे। दोस्तों, आज की जो मेरी वीडियो है वो महिला हैं, पुरुष हैं, कॉलेज स्टूडेंट हैं, आप सभी के लिए वीडियो जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ज़मीन विवाद से जुड़ा हुआ है। आपने देखा होगा कि कोर्ट में कई ऐसे लोग आपको मिलेंगे या आपके आसपास लोग मिलेंगे जो ये कहेंगे कि हमारा मुकदमा जो है, हमारे ज़मीन का जो मुकदमा है पिछले 5 सालों से चल रहा है, 10 सालों से चल रहा है, लेकिन ज़मीन जो है वो क्लियर नहीं हुई है। और कई लोगों को तो आपने ये भी कहते हुए सुना होगा कि हमारा जो मुकदमा है, ज़मीन का जो मुकदमा है वो 15 सालों से चल रहा है। दोस्तों, सिविल के जितने भी मामले होते हैं, यानी ज़मीन संबंधी जो भी मामले कोर्ट में चलते हैं वो काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं। आप सभी जानते हैं कि अभी कानून में जो है कई सारे सुधार हुए हैं, नए कानून आ चुके हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो नए कानून आए हैं वो सिविल केसों पे किसी भी तरह से जो है वो प्रभावित नहीं है। यानी कि बदलाव किन में हुआ है? सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल कानूनों में। सिविल कानूनों में किसी भी तरह का कोई भी नया कानून जो है वो नहीं आया है, वो वही पुराना कानून है और पुराने तरीके से ही जो है वो चल रहा है। अब बात आती है जब भी ज़मीन की, तो दोस्तों मुकदमे जितने भी कोर्ट में आते हैं उनमें हर मुकदमा, क्रिमिनल मुकदमा भी कहीं ना कहीं जो है ज़मीन विवाद से वो जुड़ा हुआ होता है। और कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो आपको ये कहते हुए मिलेंगे कि हमने ज़मीन खरीदी और अब मैं मुकदमा लड़ रहा हूँ, मेरे पैसे जो है वो फंस चुके हैं, इस व्यक्ति ने जो है, जिस व्यक्ति से मैंने ज़मीन खरीदा उस व्यक्ति ने मुझे ठग लिया। तो दोस्तों, ये होता कैसे है? कई बार आपने ये भी देखा होगा कि एक ही ज़मीन के 10 मालिक आपको मिलेंगे, यानी कि 10 व्यक्ति के पास जो है एक ही ज़मीन की रजिस्ट्री के पेपर होते हैं और हर व्यक्ति ये कहता है कि ये ज़मीन हमने जो है रजिस्ट्री करवाई है, ये ज़मीन हमारी है। अब कोई एक ज़मीन के 10 अलग अलग मालिक तो हो नहीं सकते हैं, लेकिन ऐसा होता है। तो ऐसा क्यों होता है और कौन सी गलती आप सभी कर रहे हैं जिसके कारण जो है इस तरह से मुकदमे जो है वो कोर्ट में आ रहे हैं और ज़मीन खरीदना जो है एक बेहद पेचीदा काम हो जाता है। कई बार लोगों को लगता है कि ज़मीन खरीदना क्या है, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप ज़मीन खरीद लेंगे, वहाँ घर बना लेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि सिर्फ आपके पास अधिक पैसे अगर आ गए और आप ज़मीन खरीद करके उस पर घर बना रहे हैं तो ये कोई साधारण बात नहीं होती है। ऐसा क्यों होता है और किस तरह से लोग जो है मुकदमे में फंसते हैं और कौन सी गलतियां वो करते हैं, ये मैं आज आपको बताने वाला हूं। और ये वीडियो जो है, जो भी जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं व्यक्ति हैं, कम पढ़े लिखे हैं उनके लिए भी और जो पढ़े लिखे हैं उनके लिए भी, हर किसी के लिए ये बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कौन सी गलती जो है हमें नहीं करनी है। जिन्होंने गलती कर दी है वो तो मुकदमा लड़ रहे हैं, उनके तो पैसे फंस चुके हैं, लेकिन आपको कौन सी गलती नहीं करनी है जिसके कारण आप इस तरह के मुकदमे में नहीं फंसे। और अगर आप फंसते हैं तो आपके पैसे कैसे निकल जाएं, यानी आपका जो पैसा जो है, जो डूब गया है पैसा, वो पैसा कैसे मिल पाएगा। दोस्तों, जब भी कोई ज़मीन की बिक्री होती है या कोई व्यक्ति ज़मीन को खरीदना चाहता है तो क्या करता है? वो जाकर के ज़मीन देखता है कि ज़मीन कहाँ पर है। उसके बाद वो जो व्यक्ति ज़मीन को बेच रहा है उनसे दस्तावेज की मांग करता है और वो व्यक्ति उन्हें दस्तावेज दिखाता है कि ये देखो, ये हमारी ज़मीन है, ज़मीन में उसके पेपर्स होते हैं। वो उनके बाद जो है उससे ये कह सकता है कि अगर आपकी ज़मीन है तो आप टैक्स पे कर रहे होंगे सरकार को। वो व्यक्ति जो है वो पेपर भी दिखाता है। अब कोई और व्यक्ति जो हैं, जो बहुत अधिक जो हैं एक्सपर्ट हैं, वो अधिक से अधिक क्या करेंगे? वो जा करके जो है ऑफिस में जाकर के, जो गवर्नमेंट ऑफिस है वहाँ पर जाकर के जो है रजिस्ट्री ऑफिस जो है, यहाँ पे जहाँ पे टैक्स जमा होता है वहाँ पे जाकर के, यानी कि सर्कल अंचलाधिकारी के पास सीओ ऑफिस में जाकर के रजिस्टर टू की कॉपी देख सकते हैं कि जो व्यक्ति बता रहा है कि ये ज़मीन हमारी है तो वो उसके नाम से दर्ज है या नहीं।
वो व्यक्ति वहाँ पहुँचता है, वहाँ पर वहाँ के दस्तावेज़ देखता है, वहाँ पर भी उसे पता चलता है कि वो ज़मीन जो है वो सही है, उसके नाम से दर्ज है। अब वो व्यक्ति आसानी से ज़मीन को खरीदता है, पैसे दे देता है। लेकिन जब वही व्यक्ति उस ज़मीन पे पहुंचता है और वहां पर किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन शुरू करता है या मकान बनाना शुरू करता है, तब पता चलता है कि उस ज़मीन पे कई और लोग आ गए हैं और वो सभी जो है दस्तावेज़ दिखा रहे हैं कि ये ज़मीन हमारी है, और उस जगह पर वो वहाँ पे उसे काम करने से रोक दिया जाए। तो बात यहाँ पे ये आती है कि ये होता कैसे है, यानी ज़मीन का मालिक जो है एक ही ज़मीन को 10 लोगों को कैसे बेच देता है? क्या ज़मीन मालिक को इसकी छूट है कि वो एक ज़मीन 10 लोगों को बेच दे और 10 व्यक्ति से जो है वो पैसे ले रहे हैं? तो इस तरह का काम वो करते कैसे हैं? तो दोस्तों यहाँ सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो व्यक्ति ज़मीन को खरीदते हैं, जो पहला व्यक्ति है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने किसी रिश्तेदार को या उसके दोस्त को पहली बार ज़मीन बेची, और वो व्यक्ति जो है, अक्सर हमारे यहाँ ये सोच होती है कि ज़मीन की रजिस्ट्री हो गई यानी वो ज़मीन हमारी हो गई। ये सबसे बड़ा जो है वो भ्रम है, और इसी भ्रम के कारण कोर्ट में इतने सारे सिविल केसेस आते हैं और इसी भ्रम के कारण जो है क्रिमिनल केस भी फाइल होते हैं, लोग आपस में झगड़ते हैं। तो सबसे बड़ा जो ये भ्रम है कि सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्री हो जाने से ज़मीन हमारी हो गई, ये जो भ्रम है, इसी भ्रम के कारण सारे मुकदमे होते हैं, सारे क्राइम होते हैं। तो क्या करना चाहिए? जब भी आपने ज़मीन खरीदी, तो ज़मीन खरीदने के बाद हमें उस ज़मीन का दाखिल खारिज जो है वो ज़रूर करवाना चाहिए, म्यूटेशन ज़रूर करवाना चाहिए। दोस्तों हमारे यहाँ ज़मीन रजिस्ट्री का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को पूरा करने के बाद आपको दाखिल खारिज अलग से जाकर के करवाना होता है। कई लोग दाखिल खारिज का मतलब नहीं समझते हैं, क्योंकि ये जो शब्द हैं दाखिल खारिज, ये अक्सर वो व्यक्ति सुनते हैं जो कोर्ट में रहते हैं, या फिर वो व्यक्ति जिन्होंने कभी ज़मीन की खरीद बिक्री की है, वो व्यक्ति इस शब्द को जानता है। हम इस वक्त शब्द को नहीं जानते हैं, और इसी कानूनी जानकारी के अभाव में ये सारे क्राइम होते हैं और लोगों को ठगा जाता है। दाखिल खारिज कहाँ पे होता है? दाखिल खारिज आप जिस भी ज़िले में रह रहे हैं वहाँ के अंचलाधिकारी के पास होता है, सीओ ऑफिस में होता है। अब दाखिल खारिज के लिए ये जो शब्द है, सबसे पहले आप इस शब्द को समझ लें कि दाखिल खारिज ये 2 शब्दों से मिलकर के बना है, और ये 2 शब्द ही जो है अगर आप समझ जाते हैं तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। और दाखिल खारिज को ही म्यूटेशन भी कहते हैं। कई लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि दाखिल खारिज अलग है और म्यूटेशन अलग, जबकि ऐसा नहीं है, दोनों एक ही है। तो दाखिल खारिज को आप समझ ले। पहला है कि दाखिल यानी दखल, यानी जिस व्यक्ति ने आपको ज़मीन बेची, जो ज़मीन का पहले मूल मालिक था, वो ज़मीन उसके दखल में था, और जैसे ही उसने ज़मीन जो है किसी भी व्यक्ति को बेच दी, वो उसका जो दखल है वो ख़त्म हो जाता है, और जिसे रजिस्टर 2 आप कहते हैं, वहाँ पे उस व्यक्ति का नाम जो है वो कट जाता है, और जिस व्यक्ति ने ज़मीन को खरीदा है उसका नाम वहाँ पे चढ़ जाता है। यानी गवर्नमेंट को अब वो व्यक्ति टैक्स देगा। आपकी जो ज़मीन है, आप जिस भी ज़मीन पे रह रहे हैं, आपकी ज़मीन का दाखिल खारिज हुआ है या नहीं, अगर आपको ये पता करना हो तो इसका एक बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। अगर आप टैक्स अपनी जिस भी ज़मीन पे आप रह रहे हैं, अगर आप उसका टैक्स दे रहे हैं और टैक्स आपके नाम से कट रहा है, या फिर आपके जो पूर्वज हैं उनके नाम से कट रहा है, आपके पिता के नाम से कट रहा है, तो इसका मतलब है कि आपके पिता ने उस ज़मीन का दाखिल खारिज जो है वो करवा लिया है जिस व्यक्ति से उन्होंने ज़मीन खरीदी। लेकिन अभी भी जो ज़मीन का टैक्स है आपके पूर्व के जो मालिक हैं उनके नाम से अगर कट रहा है, इसका मतलब है कि आपका दाखिल खारिज नहीं हुआ है। और यहीं से जो है जो भ्रम है, जो फर्जी वाड़ा है, ये यहीं से शुरू होता है। जब मालिक को पता चलता है कि जिस व्यक्ति को मैंने ज़मीन बेचा वो व्यक्ति को तो कुछ पता ही नहीं है, उसने दाखिल खारिज तो कराया ही नहीं, डॉक्यूमेंट्स मेरे पास भी हैं, और
टैक्स मैं अभी तक उस ज़मीन का पे कर रहा हूँ, इसका मतलब मालिक मैं हूँ। और इसी बात का फ़ायदा जो है ज़मीन मालिक जो है 10 लोगों को ज़मीन बेचता है और 10 को पता नहीं होता है कि उस ज़मीन का उन्हें म्यूटेशन करवाना चाहिए। अगर म्यूटेशन आपने नहीं करवाया है तो आपकी जो ज़मीन है वो आपकी नहीं है। सिर्फ रजिस्ट्री हो जाने से आपकी वो जो ज़मीन है वो संपत्ति आपकी नहीं हो जाती है। अब इससे बचा कैसा जाए? मान लीजिए कि आपको पता भी नहीं है, जिस व्यक्ति से आप ज़मीन खरीद रहे हैं आपके बहुत भरोसे के व्यक्ति हैं, आपने बहुत उन पर विश्वास किया है। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी आप ज़मीन को खरीदें तो ये जो 2 शब्द हैं, भरोसा और विश्वास, इसको जो है आपको थोड़ा सा साइड में रखना पड़ेगा, क्योंकि इसी भरोसे और इसी विश्वास को जो है वहाँ पे तोड़ दिया जाता है। तो आपको क्या करना है? मान लीजिए कि आप जिस व्यक्ति से ज़मीन खरीद रहे हैं बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, आप बहुत सालों से उन्हें जान रहे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके पैसे नहीं डूबे तो आपको क्या करना चाहिए? एक बहुत ही छोटा सा तरीका है, अगर ये तरीका आप अपनाते हैं तो आपको बहुत अधिक फ़ायदा होगा। क्या करना है? आपको ज़मीन मालिक से एक शपथ पत्र जरूर बनवा लेना है। शपथ पत्र इसलिए बनवाना है और उन शपथ पत्र में क्या क्या बातें लिखनी है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। उस शपथ पत्र में आपको ज़मीन मालिक से ये लिखवाना है कि इस ज़मीन को आज से पहले मैंने किसी भी व्यक्ति को नहीं बेचा है, ना ही इस ज़मीन की कभी मैंने पूर्व में रजिस्ट्री की है, और अगर इस तरह की गलती मैंने की होगी तो ये इस ज़मीन को बेचने के बाद जो पैसे मुझे मिल रहे हैं उस पैसे को मैं जो क्रेता हैं, ज़मीन को खरीदने वाले जो व्यक्ति हैं, उनको पूरी तरह से लौटा दूंगा, और अगर मैं ऐसा नहीं करता हूं तो मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो है वो की जा सकती है। इन बातों को लिख करके आपको शपथ पत्र ले लेना जो है वो बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए कि आपने बहुत भरोसा करके ज़मीन खरीदा, जो व्यक्ति थे बहुत ईमानदार थे, बहुत अच्छे थे, लेकिन ज़मीन खरीदने के बाद आपको पता चला कि जिस व्यक्ति पे मैंने भरोसा किया वो व्यक्ति जो है धोखेबाज निकल गया, उसने पहले भी 1-2 व्यक्तियों को ये ज़मीन बेच दी है, उससे पैसे लिए हुए हैं। तो ये जो शपथ पत्र जो आपके पास होगा ये आपके पैसे जो है आपको लौटा करके देगा। मुकदमा तो आपको लड़ना ही पड़ेगा, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आपको मुकदमा नहीं लड़ना होगा, मुकदमा आपको लड़ना ही होगा, क्योंकि जिस व्यक्ति ने पहले ज़मीन खरीदी है उसको भी ठगा गया है, उस व्यक्ति भी उस ज़मीन पर क्लेम करेगा, और जो पहले व्यक्ति जो हैं उनका पहले अधिकार बनेगा, क्योंकि उस ज़मीन को पहली बार उस व्यक्ति ने खरीदा लेकिन उन्होंने म्यूटेशन नहीं करवाया, और इसी गलती की वजह से वो ज़मीन आपको भी बेच दी गई है। लेकिन जब आपके पास इस तरह का शपथ पत्र होगा, ज़मीन जो मालिक हैं उनसे अगर आपने ये शपथ पत्र ले लिया है तो आप कोर्ट में उनके खिलाफ जो है धोखाधड़ी का जो मुकदमा जो है वो आप दर्ज करा सकेंगे और उनसे वो पैसे क्लेम कर सकेंगे। और जो है अगर आप क्रिमिनल केस फाइल करना चाहते हैं तो आप क्रिमिनल केस ही फाइल करें। दोनों में से कोई एक केस आप फाइल कर सकते हैं, क्रिमिनल और सिविल दोनों नहीं कर सकते हैं, तो आपको करना है। और इसके बाद जो है आपको आपके पैसे जो हैं वो मिल जाएंगे, लेकिन मुकदमा आपको लड़ना होगा। तो बेहतर ये है कि ज़मीन जब भी आप खरीदें तो उस ज़मीन को खरीदने से पहले आप पूरी तरह से जांच पड़ताल करें, पास पड़ोस के लोगों से पूछें, या फिर एक बेहतर तरीका ये है कि आप उस ज़मीन पर बाउंड्री वॉल करवाएं, और ये बाउंड्री वॉल जो है मकान मालिक के थ्रू आप करवाएं। जो भी उस ज़मीन के मालिक हैं, कोई मकान अगर आप खरीद रहे हैं तो मकान की, या फिर अगर वो खाली ज़मीन है तो उस खाली ज़मीन की जो है आप बाउंड्री वॉल करवाएं, और ये उस ज़मीन के मालिक से करवाएं, ताकि अगर कोई दूसरा व्यक्ति वहाँ पे मौजूद हो और उसको भी ये ज़मीन रजिस्ट्री कर दी गई है तो वो वहाँ पर आकर के क्लेम कर देगा और आपको इस बात की जानकारी हो जाएगी। और कभी भी पैसे जो है आपको वन टाइम में नहीं देने हैं, कैश भुगतान आपको नहीं करना चाहिए। जब भी आप पेमेंट करें, जो भी ज़मीन के मालिक हैं उनको जो है चेक से पेमेंट करें, नेट के थ्रू ऑनलाइन पेमेंट करें। ये पेमेंट का तरीका जो है वो सबसे बेहतर होगा। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा नहीं डूबे
तो आप एक शपथ पत्र जो है ज़रूर ले लें और ये शपथ पत्र ही आपको आपके पैसे दिलाएगा। तो दोस्तों ये थी मेरी वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो और कुछ भी जानकारी आपको प्राप्त हुई हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।